चलिए अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न 11 है, 5 क्रमिक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 1455 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। अब जैसे इसके पहले मुझे याद है कि इसके पहले के लेक्चर में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्या 4 क्रमिक संख्या से ज्यादा नहीं आ सकता है, तो मैंने आपको बताया था कि आ सकता है ज्यादा, लेकिन अगर आएगा तो वहां पे कंडीशन ही ऐसा रहेगा, वहां शर्त ही ऐसी दी रहेगी कि वो आपका वर्ग समीकरण बनेगा। जैसे देखिए यहाँ 5 क्रमिक संख्या दिया है, लेकिन शर्त ऐसी है कि वर्ग समीकरण बन जाएगा। क्या बोला है? 5 क्रमिक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 1455 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मैंने बोला था 5 क्रमिक संख्याएं लेनी है, तो कैसी लेनी है? हल में आते हैं। माना 5 क्रमिक प्राकृत संख्याएं, पहली संख्या x, दूसरा उससे एक ज्यादा x+1, तीसरा उससे एक ज्यादा x+2, उससे एक ज्यादा x+3, उससे एक ज्यादा x+4। सब में एक एक का अंतर है। देखो यहाँ पे एक बढ़ेगा, फिर यहाँ एक बढ़ाएंगे तो x+2, यहाँ एक बढ़ाएंगे x+3, यहाँ एक बढ़ाएंगे x+4। 1 2 3 4 5 5 क्रमिक संख्या ले लिया है। अब इसमें प्रश्न में क्या बोला है कि 5 क्रमिक प्राकृत संख्याओं के वर्गों, मतलब उसका वर्ग करना है और उसका योगफल करना है, तो किसके बराबर आएगा? 1455। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा प्रश्नानुसार, तो पांचों का वर्ग करेंगे। देखिए ये जो इसका ये पांचों संख्या का वर्ग करेंगे और उसका योगफल करेंगे। तो पहली संख्या का वर्ग, ये दूसरी संख्या का वर्ग, तीसरी संख्या का वर्ग, चौथी संख्या का वर्ग, पांचवी संख्या का वर्ग, और सबका योगफल मतलब सबके बीच प्लस का चिन्ह। ये कितना आएगा? 1455। ये लिखा है ना, कितना आएगा? 1455। तो कितना आ गया? 1455। अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 1455। इसमें देखेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 2 3 4 5 5 बार है, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा जोड़ के। और x वाला पद देखेंगे तो 2x और 4x कितना हो जाएगा? 6x, और उसमें 6x और जोड़ेंगे तो 12x, और उसमें 8x जोड़ेंगे तो 20x। तो टोटल कितना हो गया? 20x। अब संख्या वाले पद में चलते हैं। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 9 जोड़ेंगे 14, 14 में 16 जोड़ेंगे 30। तो संख्या वाला पद 30 हो गया, और ये प्लस 1455 बराबर किधर आएगा? तो इसको माइनस कर दिया। अब यहां से देखिए ये दोनों सजातीय पद है, तो 5x स्क्वायर प्लस 20x ये घट जाएगा, प्लस माइनस घटेगा। 1455 में 30 घटाएंगे 1425, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह। अब ये सब में 5 का भाग जा रहा है, तो इन सब में 5 से भाग देने पर यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं 5 से भाग देने पर। इधर देखिए इसमें भी 5 का भाग, इसमें भी 5 का भाग, इसमें भी 5 का भाग। इसमें 5 का भाग दिया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें 5 का भाग देंगे तो 4, 5 चौक 20 4x, और इसमें 5 का भाग देंगे तो 285। भाग देके आप चेक कर सकते हो। अब इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे? इधर 1 का 285 में गुणा किया तो यहाँ ऋण 285, यहाँ 4, यहाँ ऋण 285, यहाँ 4। दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 285, जोड़ने या घटाने पे 4, तो 19 और 15। 19 में 15 का गुणा करेंगे तो 285 आएगा, 19 में 15 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो जहां अब इसका गुणनखंड कर लिया आगे, 4x को हटा के 19x माइनस, चिन्ह तो पता ही है, बड़ी संख्या 19 के सामने बीच वाला चिन्ह प्लस, छोटी संख्या 15 के सामने प्लस और माइनस का गुणा माइनस। अब इसका गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड करेंगे तो x के 2 मान मिलेंगे, x का एक मान -19 मिला, एक का मान 15 मिला। परंतु x जो है वो कैसा बोला है? प्राकृत संख्या। यहाँ देखिए प्राकृत, और प्राकृत संख्या कभी भी प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती है, इसलिए x का मान ऋण 19 तो नहीं हो सकता। तो कौन सा मान सही है? x का मान 15। लिखा यहाँ परंतु प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है,
इसलिए x का मान -19 नहीं होगा, x का मान 15 होगा। अब x का मान 15 पता चल गया, तब आप पांचों संख्या बारी बारी से निकाल सकते हैं। इसमें x के मान सब में रख दीजिए, पांचों संख्या मिल जाएगी। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है x मतलब 15। दूसरी संख्या x + 1 है तो 15 + 1 16 हो जाएगी। तीसरी संख्या x + 2 है तो 15 + 2 17 हो जाएगी। ऐसे ही चौथी संख्या, ऐसी पांचवी संख्या। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या निकाल लिया तो एक संख्या 15 16 17 18 19 हो गई। तो उत्तर हो जाएगा अभीष्ट 5 क्रमिक संख्याएं 15 16 17 18 19 है। ये 11वां क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 12वें क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, एक समषटभुज, समषटभुज मालूम है आपको, ऐसा समबाहुभुज जिसमें 6 भुजाएं हो। कितनी भुजाएं होनी चाहिए? 6। ये देखिए A B C D E F, कितनी भुजा हो गई? 6। 1 2 3 4 5 6, और 6 की 6 भुजाएं समान होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाम क्या बोला है? समषटभुज। तो 6 भुजाएं हैं। दूसरे समषटभुज, तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समषटभुज की भुजाएं दूसरे समषटभुज की भुजाओं से 1 सेमी अधिक है। इसका मतलब एक का पता चल गया तो दूसरा का उससे 1 अधिक है, दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। तो माना एक समषटभुज की भुजा x है तो दूसरे समषटभुज की भुजा उससे 1 ज्यादा, x + 1 हो जाएगी। ये तो 2 लाइन क्लियर है ना हल में। माना एक समषटभुज की भुजा x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? उससे 1 अधिक। 1 अधिक मतलब x है तो ये x + 1 हो जाएगी। अब समषटभुज का क्षेत्रफल दोनों का निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे दिया है यदि उनके क्षेत्रफलों का गुणनफल 243 सेमी स्क्वायर, तो उनका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले छोटे समषटभुज का क्षेत्रफल, ये छोटा है ये बड़ा है, क्योंकि ये ज्यादा है, भुजा बड़ी है तो क्षेत्रफल भी बड़ा ही रहेगा। तो छोटे वाले समषटभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये समषटभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 करनी में 3/2 गुणे भुजा का स्क्वायर। सूत्र याद कर लो। अब ये नहीं कि ये छोटे समषटभुज का क्षेत्रफल, कोई भी समषटभुज हो उसके क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है 3 करनी में 3/2 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये याद कर लीजिए सूत्र। अब इधर 3 करनी में 3/2 भुजा, भुजा कितना है? x का स्क्वायर। ऐसे ही बड़े समषटभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें भी वही सूत्र है 3 करनी में 3/2 गुणे भुजा का स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी? x + 1 है, इसकी भुजा x + 1 स्क्वायर हो जाएगी। ये छोटे समषटभुज का क्षेत्रफल आ गया, ये बड़े समषटभुज का क्षेत्रफल है। अब प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में बोला है कि उनका जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का गुणनफल 243 सेमी स्क्वायर, मतलब जो क्षेत्रफल है उसका गुणा करो। तो ये देखिए, ये जो आपका क्षेत्रफल आया हुआ है, ये छोटे समषटभुज का क्षेत्रफल है, ये बड़े समषटभुज का क्षेत्रफल, दोनों का गुणा करके कितना आएगा? 243। देखिए छोटे समषटभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, छोटे समषटभुज का क्षेत्रफल गुणे छोटे समषटभुज का क्षेत्रफल गुणे बड़े समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर 243, क्योंकि कितना बोला है? गुणनफल 243। चलिए गुणा करते हैं। 3 3 9, और करनी में 3 का गुणा होगा तो 3 आएगा, तो 9 3 27 और 2 दूना 4, 27/4। इधर x और x + 1 का गुणा करके एक साथ स्क्वायर लगा दिया। चेक कर लीजिए, ये 3 3 9 और ये √3 का √3 से गुणा 3 आएगा, तो 9 3 27 और 2 दूना 4। इधर आपका x + 1 साथ में लिख के एक साथ स्क्वायर लगा दिए, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा था, बराबर 243। 27/4 को उधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 4/27। 27 से इसको काटेंगे तो 6 आएगा। यहाँ अंदर गुणा कर लिया, x का x से गुणा x², x का 1 से गुणा x। इधर 27 से काटेंगे 6, 27 से काटेंगे तो 9 आएगा, 27 से काटेंगे 9 आएगा, 9 चौक 36। अब ये देखिए x² + x होल स्क्वायर = 36। अब आप चाहे तो इसको होल स्क्वायर करके करोगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन
अगर इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो वर्गमूल लेने पर तो ये आसान हो गया, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा, 36 का भी वर्गमूल इजीली निकलता है। तो वर्गमूल लेने पर लिखेंगे तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन इधर ये स्क्वायर में नहीं है तो करनी में जाएगा, इसके सामने लगेगा प्लस माइनस। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं जिसके ऊपर स्क्वायर रहता है उसका स्क्वायर हट जाता है, और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं रहता वो करनी में जाता है और उसके सामने लगता है प्लस माइनस। अब ये 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। एक बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ प्लस 6 लेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 6 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ माइनस 6। मतलब एक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू प्लस 6 से बनेगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 6 से बनेगा। ये देखिए एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 6 हो गया, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू माइनस, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस। ये 6 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये भी -6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब पहला दोनों समीकरण बारी बारी से हल करेंगे। पहला समीकरण ले लिया, इसका गुणनखंड विधि से देखो हल किया, इसका गुणनखंड 3 और 2 आएगा, तो 3 और 2 से हल किया। x के 2 मान आ गए -3 और +2। पहले वाले वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल किया तो एक -3 और 2 आया, परंतु भुजा ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए माइनस वाला मान नहीं ले सकते, तो ये -3 नहीं ले सकते, तो आंसर कौन सा है x = 2। अब दूसरा वाला समीकरण लेंगे। जब दूसरा वाला समीकरण लोगे तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 6, जोड़ने या घटाने पे 1, ऐसी कोई संख्या आएगी ही नहीं। तो तब क्या करेंगे, आप चेक करो, इसका गुणनखंड संभव नहीं है। तब क्या करेंगे, तब जिस वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते उसको हम सूत्र विधि से हल करते हैं। इसको सूत्र विधि से हल करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, a का मान 1, b का 1, c का 6। तब b² - 4ac का मान निकालेंगे, तो b का मान 1 का स्क्वायर -4 और a का मान 1 गुणे c का मान 6। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 1 के 4 6 24। ये प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह -23 आएगा। इस तरीके से b² - 4ac का मान ऋणात्मक आ गया। और आप जानते हो अगर b² - 4ac का मान माइनस में आता है तो वर्ग समीकरण के हल वास्तविक संख्या नहीं होती है। वास्तविक संख्या होने के लिए या तो b² - 4ac का मान प्लस में आना चाहिए या 0 आना चाहिए। माइनस में आया तो वर्ग समीकरण के हल वास्तविक संख्या नहीं है। इसका मतलब इस वर्ग समीकरण को हम हल नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये वर्ग समीकरण से कोई मान नहीं मिलेगा क्योंकि वास्तविक संख्या नहीं मिलने वाली है, तो ये दूसरा वाला वर्ग समीकरण को छोड़ देंगे। तो पहले वाले वर्ग समीकरण से क्या आंसर मिला था, x = 2 मिला था, क्योंकि x = -3 हम ले नहीं सकते, तो हमें सही आंसर क्या मिला, x = 2, इसलिए x = 2 हो गया। जब x का मान 2 हो गया तो पहले समखंडभुज की भुजा कितना x था और दूसरे समखंडभुज की भुजा कितनी थी, x + 1। देखिए आपको भूल गया हो तो समखंडभुज की पहले समखंडभुज की भुजा x, दूसरे की x + 1। तो यहाँ पे x का मान रख देंगे, x का मान 2 रख दिया। देखो x का मान 2 है तो x का मान 2 रख दिया, तो पहले समखंडभुज की भुजा 2 सेमी हो जाएगी और दूसरे समखंडभुज की भुजा x + 1 मतलब 2 + 1 3 सेमी हो जाएगी। इस तरीके से उत्तर होगा समखंडभुज की भुजाएं 2 सेमी तथा 3 सेमी हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 13वां। किसी वर्गाकार तरण ताल मतलब होता है स्विमिंग पूल के चारों ओर, किसी वर्गाकार तरण ताल मतलब स्विमिंग पूल के चारों ओर बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ी एक पगडंडी है। पगडंडी का मतलब क्या होता है, रास्ता। पगडंडी का मतलब क्या होगा, रास्ता है। यदि इस पगडंडी का क्षेत्रफल तरण ताल के क्षेत्रफल का 5/4 गुना हो तो तरण ताल का क्षेत्रफल, तरण ताल मतलब स्विमिंग पूल, इधर देखिए ये अंदर ही स्विमिंग पूल है और ये जो हमें डार्क किया है पगडंडी है, और स्विमिंग पूल जो है ना वर्गाकार है, ये वर्गाकार है। इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं समान होंगी। तो मान लेते हैं कि जो तरण ताल है इसकी भुजा कितनी है, x। ये देखिए हल में माना वर्गाकार जो तरण अंदर वाला भाग जो है जो वो क्या है, तरण ताल है। तो वर्गाकार तरण ताल की भुजा क्या है, x मीटर। मतलब इस स्विमिंग पूल की भुजा कितनी हो गई, x।
अब तो ये जो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अंदर वाला जो भाग है स्विमिंग पूल है जो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर वर्ग मीटर। इस तरीके से हमें ये जो स्विमिंग पूल अंदर वाला है उसका क्षेत्रफल हमें पता चल गया। स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल कितना आ गया, x स्क्वायर वर्ग मीटर। अब इसके पगडंडी की चौड़ाई दिया है 2 मीटर। पगडंडी की चौड़ाई कितना है, 2 मीटर। तो ये पूरा ए वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, इधर देखिए 2 इधर बढ़ेगा 2 इधर बढ़ेगा, इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा x+4। कैसे होगा, 2 इस तरफ बढ़ेगा 2 इस तरफ बढ़ेगा, तो x तो पहले से ही है, 2 इधर बढ़ गया 2 इधर बढ़ गया, तो पूरा ये लंबाई कितनी हो जाएगी, x+4। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, पगडंडी सहित तरण ताल की भुजा, 2 बार की लिख दिया, 1 बार का कट होगा। पगडंडी सहित तरण ताल की भुजा कितनी हो जाएगी, x+2+2, 2 बार 2 जोड़ेंगे, क्यों 2 जोड़ेंगे समझा ना, इधर वाला 2 जोड़ेंगे इधर वाला 2, तो x+4 हो जाएगा। तब हम देखेंगे कि पूरा क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अभी तक तो ये अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाला था, अब ये पूरा, तो पूरा मतलब पगडंडी भी उसमें आएगी और तरण ताल भी आएगा। तो पगडंडी सहित मतलब पगडंडी के साथ तरण ताल का क्षेत्रफल, मतलब उसमें पगडंडी और तरण ताल दोनों आ रहा है, क्या होगा, वही भुजा का स्क्वायर x+4 का स्क्वायर। फिर से भैया ये भी वर्गाकार ही है, ये भी वर्गाकार है, तो वर्ग का भुजा का स्क्वायर होगा x+4 का स्क्वायर। इसका a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a²+2ab+b², तो ये वर्ग मीटर आ गया। अब देखिए ये हमने कौन कौन सा क्षेत्रफल निकाला, स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल निकाला तो x², और ये पूरा क्षेत्रफल निकाला है, मतलब स्विमिंग पूल के साथ साथ रास्ता भी, तो पूरा क्षेत्रफल कितना है, x²+8x+16। अगर इस पूरे क्षेत्रफल में से स्विमिंग पूल के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर हमें अभी ये पूरा जो क्षेत्रफल आया है, इस पूरे क्षेत्रफल में से अंदर वाला जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर दें तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए पगडंडी का क्षेत्रफल बराबर पगडंडी सहित तरणताल का क्षेत्रफल माइनस तरणताल का क्षेत्रफल। तो ये पगडंडी सहित तरणताल का क्षेत्रफल कितना था, x² + 8x+16 माइनस तरणताल का क्षेत्रफल कितना है, x²। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² कट जाएगा, 8x+16 बचेगा। तो पगडंडी का क्षेत्रफल हमें आ गया 8x+16 और तरणताल का क्षेत्रफल x²। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है, पगडंडी का क्षेत्रफल तरणताल के क्षेत्रफल का 5/4 गुना है। इधर देखिए अब इस क्वेश्चन में प्रश्नानुसार पगडंडी का क्षेत्रफल तरणताल के क्षेत्रफल का कितने गुना, 5/4 गुना। तो प्रश्न में क्या बोला, पगडंडी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, तरणताल के क्षेत्रफल का 5/4 गुना। अब पगडंडी का क्षेत्रफल कितना है, इधर देखिए 8x+16, तो पगडंडी का क्षेत्रफल का मान रख दिया 8x+16, और तरणताल का क्षेत्रफल कितना है, x², तो तरणताल का क्षेत्रफल कितना रख दिया, x²। तो पगडंडी का क्षेत्रफल 8x+16 रख दिया उसका मान, और तरणताल का क्षेत्रफल का मान x² रख दिया, गुणे 5/4। 4 को इस तरफ लेके आएंगे, भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 4 का गुणा 8x से भी होगा, 4 का गुणा 16 से भी होगा, 4 का गुणा 8x से करेंगे 32x आएगा, 4 का 16 से करेंगे 64, इधर 5x²। ये दोनों पद इधर लेके आओ, तो ये 5x² पहले से +32x इधर आएगा तो -32x, +64 इधर आएगा तो -64, अब बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। इस तरीके से इसका अब हम गुणनखंड करेंगे। तो ये गुणनखंड कैसे करेंगे, 5 और ऋण 64 का गुणा करेंगे, 5 और ऋण 64 का गुणा करेंगे तो ऋण 320 आएगा, और बीच वाला पद -32 है। दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 320, जोड़ने या घटाने पे 32, तो 40 और 8, 40 में 8 का गुणा करेंगे 320 आएगा, 40 में 8 घटाएंगे तो 32। बड़ी संख्या 40 के सामने बीच वाला चिन्ह माइनस, और छोटी संख्या 8 के सामने माइनस माइनस का गुणा प्लस। इस तरीके से हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे तो हमें x के 2 मान मिलेंगे, x बराबर 8, x बराबर ऋण 8/5। तो 2 मान मिल गए, परंतु तरणताल की जो भुजा है वो माइनस में नहीं ले सकते, तो ये माइनस वाला मान हम नहीं ले सकते, तो x का मान -8/5 नहीं हो सकता। इसका मतलब x का मान 8 है, तो तरणताल की भुजा पता चल गई 8 मीटर, क्योंकि तरणताल की भुजा आपने कितना माना था, x माना था, तो तरणताल की भुजा कितना पता चल गई, 8 मीटर।
तो तरणताल का क्षेत्रफल निकालना। देखिए यहाँ पे क्या बोला, भुजा नहीं निकालना बल्कि क्षेत्रफल निकालना। तो भुजा देखिए, भुजा आपने x माना था तो भुजा पता चल गई, x मतलब 8 मीटर। जब भुजा 8 मीटर हो रही, तरणताल का क्षेत्रफल क्या होगा, वही वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 वर्ग मीटर। तो यही तरणताल का क्षेत्रफल पूछा था, तरणताल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 64 वर्ग मीटर। इस तरीके से हमने वर्ग समीकरण में कुल 13 प्रश्न कर लिए। अब अगले हफ्ते जब हम लोग पढ़ेंगे तो अब हम फिर से मैथ्स 2 पढ़ेंगे और मैथ्स 2 में हम लोग त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस करेंगे।